हेलो ऑल। ये मेरी पाइथन की इंट्रोडक्शन टू पाइथन क्लास है, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें सबसे पहले हमने जो भी पार्ट पाइथन का 11th में पढ़ा उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे पाइथन में एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और उनको हम कैसे इवेलुएट करते हैं। हम देखेंगे कि ऑपरेटर की प्रीसीडेंस क्या होती है पाइथन में, फिर हम देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं पाइथन में। इन सभी के हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो हम देखते हैं पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। जब भी हम कभी प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है और मान लीजिए हम उसी प्रोग्राम को 1 या 2 महीने बाद ओपन करके देखते हैं तो हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि हमने इस पार्ट में उस टाइम क्या किया हुआ था या ये हमने कैसे किया है। तो कमेंट्स जो होते हैं किसी प्रोग्राम को अच्छे से समझने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम किसी पार्ट को लिखने के बाद वहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं कि इस पार्ट में हमने ऐसा ऐसा किया। तो बाद में जब हम उस प्रोग्राम को ओपन करके देखेंगे तो हम उसे अच्छे से समझ पाएंगे, या कोई दूसरा भी उसे ओपन करके देखेगा तो वो अच्छे से समझ पाएगा। और जो पाइथन में कमेंट्स होते हैं उनको इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। कमेंट्स जो होते हैं पाइथन कोड को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम कमेंट में लिख सकते हैं कि इस कोड में हमने क्या किया। कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। तो मान लीजिए जैसे हम किसी प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम किसी प्रोग्राम के किसी पार्ट को कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि वो पार्ट क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। उस पार्ट को हम कमेंट कर सकते हैं और हम प्रोग्राम की टेस्टिंग कर सकते हैं। कमेंट्स आर फॉर प्रोग्रामर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम। कमेंट्स प्रोग्रामर को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम को समझने की। पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर्स द कमेंट। जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। फिर अब हम देखते हैं कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं पाइथन में। एक तो सिंगल लाइन कमेंट। इस टाइप का जैसे हमने लिखा दिस इज ए कमेंट। हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसके आगे अगर ये हैश का मार्क लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट। पाइथन में एज सच मल्टी लाइन के लिए कोई सिंटेक्स नहीं है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमें हर लाइन के आगे जो भी हमें लाइन कमेंट बनानी है हमें हर लाइन के आगे एक हैश सिंबल ऐड करना होगा। फिर अब हम देखते हैं कि पाइथन में स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टेटमेंट एक ऐसा यूनिट ऑफ कोड होता है जिसको पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे अगर हम लिखें x = 4 तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। जैसे हम लिखें क्यूब नाम का एक वेरिएबल हो गया = x⁻³ ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसमें हम x को x³ करके क्यूब में असाइन कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिंट x और उसका क्यूब। तो ये क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट एक यूनिट ऑफ कोड होता है जिसको पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर हम देखते हैं इंडेंटेशन। पाइथन में किसी ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन का यूज होता है। जैसे मान लीजिए इफ़ अगर हम लिखते हैं और इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे उनको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे इंडेंटेशन देंगे जिससे कि उसका ब्लॉक डिफाइन हो सके। फिर अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन एक कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स या ऑपरेटर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है और इस कॉम्बिनेशन से हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होनी चाहिए। जैसे अगर हम लिखें 100 तो ये तो एक वैल्यू हो गई, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हम लिखें 3.0 + 3.14 इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी, ये एक एक्सप्रेशन है। ये भी एक एक्सप्रेशन है, इससे भी हमें कोई वैल्यू मिलेगी। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का एक कॉम्बिनेशन जो कि हमें इवेलुएट करके एक वैल्यू देता है। फिर हम देखते हैं अभी प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। पाइथन में हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स देखे थे, तो कौन सा ऑपरेटर किस प्रायोरिटी का है इसको डिफाइन करता है प्रीसिडेंस। तो जैसे हम देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। जब हम कोई एक्सप्रेशन इवेलुएट कर रहे होते हैं तो किस ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है इसके बेसिस पे
वो एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं हम। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर, प्रीसीडेंट डिटरमाइंस विच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट। जब बहुत सारे ऑपरेटर हैं तो प्रीसीडेंस डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा। जैसे मैथ में हम लोग बॉडमास का रूल पढ़ते हैं, उसी टाइप का ये रूल है पाइथन में कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। तो हम देखते हैं पैरेंथेसिस अगर हम किसी उसमें लगा देते हैं जैसे 2+3, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस वाला पार्ट वो इवेलुएट होगा। अगर फिर उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, जो किसी की पावर डिफाइन करने के 2⁻³ जैसे, तो एक्सपोनेंशिएशन पैरेंथेसिस के बाद प्रायोरिटी में है। फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर, ये 4 ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के हैं। इसको हमने यहाँ पे सेम उसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। फिर उसके बाद बूलियन नॉट ऑपरेटर, बूलियन एंड ऑपरेटर, बूलियन और ऑपरेटर, ये सब आते हैं। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी ये है, सबसे बॉटम प्रायोरिटी पे ये है। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने सारे यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, आप बुक में देख सकते हैं, लेकिन जो जो मोस्टली हमारे काम में आएंगे हमने वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर लास्ट में सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं पाइथन में मोस्टली सभी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, लेकिन जो ये हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, पावर वाला ऑपरेटर है, इसकी एसोसिएटिविटी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए जब हम कोई एक्सप्रेशन इवेलुएट कर रहे हों और उसमें 2 ऑपरेटर ऐसे आ जाएं जिनकी प्रायोरिटी या जिनका प्रेसिडेंस सेम है, तो पहले कौन सा परफॉर्म होगा उसके लिए हम एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। तो ज़्यादातर ऑपरेटर्स पाइथन में सबकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन जो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है उसकी राइट टू लेफ्ट है। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सप्रेशंस इवेलुएट करके अब हम देखेंगे कि किस ऑपरेटर की प्रीसीडेंस के बेसिस पे कैसे एक्सप्रेशन इवेलुएट हो रही है। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, 20 + 30 × 40। हमने पिछले पार्ट में देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसकी प्रीसीडेंस एडिशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, हायर प्रीसीडेंस है। तो इसका मतलब 30 + 40 पहले परफॉर्म होगा और बाद में 20 ऐड होगा। तो इसको अगर हमें करके देखना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो हमारा जो हमारी एक्सप्रेशन थी वो ये थी। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन की प्रीसीडेंस है वो एडिशन के रिलेटिवली ज़्यादा है। तो इसको पाइथन किस टाइप से परफॉर्म करेगा, पाइथन देखेगा कि इसकी प्रीसीडेंस ज़्यादा है तो इसे पहले परफॉर्म करना है। तो 30 × 40 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1200। और यहाँ पे अभी जो मल्टीप्लिकेशन है वो परफॉर्म हो गया है। तो अब जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1200 + 20, 1220, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसको चाहे तो मान लीजिए आप यहाँ पे करके देखें। मैं ये एक्सप्रेशन लेता हूँ। अभी हम पाइथन के सेल में आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं ये एक्सप्रेशन टाइप कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ तो रिजल्ट आ गया 1220। यहाँ पे भी हमने देखा क्या रिजल्ट आया, 1220। तो ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई, इसका आंसर आया 1220। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है 20 - 30 + 40। तो हमने अभी जब देखा था उसमें प्रीसीडेंस देखी थी, तो इसकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों की जो प्रीसीडेंस थी वो सेम थी। तो जब प्रीसीडेंस सेम होती है तो कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएटिविटी का।
तो एसोसिएटिविटी तब काम करती है जब सारे ऑपरेटर्स, जैसे इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स हैं और दोनों की प्रीसीडेंस सेम है, तो पहले कौन सा परफॉर्म करेगा उस केस में एसोसिएटिविटी डिसाइड करती है। तो हमने स्लाइड में देखा था कि पाइथन में ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियन ऑपरेटर की जो प्रीसीडेंस होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। तो यहाँ माइनस की भी प्रीसीडेंस और प्लस की भी प्रीसीडेंस लेफ़्ट टू राइट है, तो मीन्स पहले लेफ़्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा फिर राइट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो पाइथन इसको किस तरीके से समझेगा, 20 माइनस 30 प्लस 40, 20 माइनस 30 हुआ -10 प्लस 40, -10 प्लस 40 इक्वल टू 30। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 30 आ जाएगा। इसको हम पाइथन के इंटरप्रेटर से भी करके देखते हैं। यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन टाइप कर दी तो रिजल्ट आ गया 30। हमने यहाँ पे देखा रिजल्ट आया 30। अभी हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने जो एक्सप्रेशन ली 15 × 9% 4, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है और ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि दोनों की प्रीसीडेंस सेम है, दोनों की प्रीसीडेंस सेम है, तो यहाँ पे प्रीसीडेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन मैं मान लीजिए सिनारियो दिखाता हूँ, दोनों सिनारियो दिखा देता हूँ कि दोनों सिनारियो में डिफरेंस क्या आएगा। तो जो हमारा एग्जाम्पल था 15 × 9% 4, तो मान लीजिए हम इसमें दो सिनारियो बन सकते हैं कि पहले 15 × 9 परफॉर्म हो फिर %4 परफॉर्म हो, ये मीन्स रिमाइंडर बाद में हो, या 9% 4 पहले परफॉर्म हो और 15 से मल्टीप्लिकेशन बाद में हो। तो मान लीजिए हम सिनारियो 1 देखते हैं। हम 15 × 9 को पहले परफॉर्म कर रहे हैं, 15 × 9%4, तो 15 × 9 हुआ 135%4। परसेंट ऑपरेटर रिमाइंडर के लिए होता है, तो 135 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3। अभी हम सिनारियो 2 देखते हैं। सिनारियो 2 में हम 15 से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे और 9% 4 को पहले इवेलुएट करेंगे। तो सिनारियो 2 में हम क्या कर रहे हैं, 15 × 9%4, तो 9%4 जब हम करेंगे, 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 15 × 1, रिजल्ट आया 15। तो जो एक्सप्रेशन थी हमारी 15 × 9%4, तो इसके दो पॉसिबल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो क्योंकि दोनों की वो सेम थी, प्रीसीडेंस सेम थी, तो एक रिजल्ट आ रहा है कि जब हम 15 × 9 को पहले परफॉर्म कर रहे हैं, एक रिजल्ट आ रहा है जब हम 9%4 को पहले परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम 15 × 9 को पहले परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 3, जब हम 9%4 को पहले परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 15। तो हमने पहले भी देखा कि जब हमारी प्रीसीडेंस सेम होती है तो हम एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। एसोसिएटिविटी का यूज इस केस में होगा, जैसे हमने देखा मल्टीप्लिकेशन और ये रिमाइंडर ऑपरेटर, दोनों की प्रीसीडेंस लेफ़्ट टू राइट है, मींस इस केस में पहले लेफ़्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा फिर राइट वाला। तो इस केस में हम देखें तो ये वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा और बाद में ये वाला पार्ट। तो आंसर क्या आना चाहिए 3। यहाँ पे हमने क्या किया था, राइट वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट किया था, लेकिन इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, लेफ़्ट टू राइट। तो मीन्स लेफ़्ट वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर राइट वाला पार्ट होगा। तो इस केस में जो सिनारियो 1 है वो हमारा वैलिड सिनारियो है और वही आंसर हमारा पाइथन में आना चाहिए। हम एक बार चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। तो आंसर आया 3, यही हमने सिनारियो 1 में आंसर निकाला था। अभी
हमने उसमें देखा कि दो पॉसिबल सिनारियो बन रहे थे, एक से आंसर आ रहा था 3 और एक से 15, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे। उस एग्जांपल में हम देखेंगे जो हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, बाकी से उल्टा। तो हम देखेंगे कैसे वो राइट टू लेफ्ट परफॉर्म कर रहा है। हम ये एग्जांपल हम लेते हैं 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। तो इसमें कैसे हमारा रिजल्ट आएगा हम ये देखते हैं। हम इसको नोटपैड पे पहले परफॉर्म करके देखते हैं, दोनों सिनारियो देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आएगा। 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। तो इसमें भी अगर हम लेफ़्ट वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट करें तो 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। तो 3 रेज टू द पावर 3 ये होता है 27 रेज टू द पावर 2। 27 रेज टू द पावर 2 मीन्स 27 का स्क्वायर, ये होता है 729। तो ये तो हो गया हमारा सिनारियो 1। सिनारियो 1 में हमने क्या किया कि जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट था उसको हमने पहले एग्जीक्यूट किया। अभी हम राइट वाले पार्ट को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। सिनारियो 2, यहाँ पे सिनारियो की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो अभी हम राइट के पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे ये पार्ट हम राइट वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो 3 रेज टू द पावर, और ये 3 रेज टू द पावर 2 मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स 9। अब जो हमारा एक्सप्रेशन आया 3 रेज टू द पावर 9, 3 की पावर 9, इसको जब हम परफॉर्म करके देखेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 19683। तो यहाँ पे भी हमारे दो सिनारियो बन रहे कि पहले सिनारियो जिसमें हमने लेफ्ट पार्ट को पहले एग्जीक्यूट किया, जो अगला सिनारियो है उसमें हमने राइट पार्ट को पहले एग्जीक्यूट किया। तो लेफ्ट पार्ट को पहले एग्जीक्यूट करने पे जो रिजल्ट आया वो 729 आया, जो राइट पार्ट को पहले एग्जीक्यूट करने पे रिजल्ट आया वो 19683 आया, 19683। तो इसमें हमने क्या बताया था, जो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है इसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। तो मीन्स इसमें राइट से परफॉर्म होगा ऑपरेशन। तो इसमें ये वाला सिनारियो 1 इनवैलिड होगा क्योंकि हमने लेफ्ट पहले परफॉर्म किया। सिनारियो 2 वैलिड होगा क्योंकि इसमें हमने पहले राइट परफॉर्म किया। अब हम इस एक्सप्रेशन को पाइथन में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि पाइथन क्या रिजल्ट देता है। – 19683। तो हमने देखा था यहाँ पे सिनारियो 2 जिसमें हमने राइट पार्ट को पहले परफॉर्म किया था, उसका रिजल्ट आया था 19683। तो ये तो हमारा हो गया एक्सप्रेशन को हम कैसे इवेलुएट करते हैं पाइथन में। इसमें हमने देखा एसोसिएटिविटी क्या होती है और प्रेसिडेंस क्या होती है, दोनों की हेल्प से हम किसी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं। तो इसके ये दो पॉसिबल आंसर थे और जो आंसर फाइनल आया वो 19683। अभी हम देखते हैं इसमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। जब भी हम किसी वेरिएबल में किसी डेटा को असाइन करते हैं तो उस डेटा का कोई ना कोई टाइप होता है, उसे हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स की वैल्यू चेंज करना अलाउ होता है और कुछ डेटा टाइप्स की वैल्यू चेंज करना अलाउ नहीं होता। तो ऐसे डेटा टाइप, ऐसे डेटा ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं उनको हम म्यूटेबल बोलते हैं, और ऐसे डेटा टाइप जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते उनको हम इम्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, कौन कौन से इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, और इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। जो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ये एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, सेट। और म्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी। तो इसमें जब हम म्यूटेबल डेटा टाइप में हम डेटा टाइप की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन इम्यूटेबल डेटा टाइप में हम डेटा टाइप की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और वेरिएबल उसे पॉइंट करने लगता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अगली स्लाइड में।
मान लीजिए हम लिखते हैं num1 नाम का एक वेरिएबल है जिसको हमने 300 वैल्यू असाइन की। तो ये लिखने पे क्या होगा, जो हमारी मेमोरी होती है उसमें 300 वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका कोई एड्रेस होगा, उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एड्रेस होगा, और उस ऑब्जेक्ट को num1 नाम का वेरिएबल पॉइंट कर रहा होगा, रेफरेंस कर रहा होगा। यहाँ जैसे हम देखते हैं कि num1 नाम का एक वेरिएबल है, वो 300 वैल्यू, ये जो वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहा है, उसको रेफरेंस कर रहा है, और उस वैल्यू का कोई एड्रेस है जो कि आईडी फंक्शन के थ्रू हमें मिलता है। मान लीजिए वो 1000 है। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1000 ही हो, लेकिन मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका एड्रेस 1000 है। फिर मान लीजिए हम लिखते हैं num2 = num1, जो num1 की वैल्यू हम num2 में असाइन कर रहे हैं। तो num2 एक नया वेरिएबल है, num2 जो नया वेरिएबल है वो भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा जिसको num1 पॉइंट कर रहा था। num1 अभी तक 300 को पॉइंट कर रहा था, num2 भी उसे पॉइंट करने लगेगा, और दोनों का जो एड्रेस था num1 की आईडी का और num2 की आईडी का, दोनों का आईडी क्या है 1000। तो जब वेरिएबल जिनकी सेम वैल्यू होती है उनकी आईडी सेम होती है। अभी हम देखते हैं हमने num1 में कुछ चेंज करने की कोशिश की। हमने किया num1 = num2 + 100। तो हमने देखा था num2 किसे पॉइंट कर रहा था 300 को, तो हमने लिखा num1 = num2 + 100। तो हमने num1 की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की। तो num2 तो पहले से ही 300 को पॉइंट कर रहा था, वो अभी भी 300 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन जब हमने लिखा num1 = num2 + 100, तो num1 अभी एक नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। जो पुराना ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो जाएगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा num1 नाम से, जो कि 400 को पॉइंट करेगा। 400 को क्यों? क्योंकि num2 300 को पॉइंट कर रहा है। तो num1 अब किसको पॉइंट करेगा 400 को। तो जो पुराना ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया num1 का, और num1 नाम से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो कि 400 को पॉइंट कर रहा है। तो पुराना जो num1 का आईडी थी वो थी 1000, और अभी जो num1 का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसकी आईडी क्या है 2200। ये आईडी कुछ भी हो सकती है, लेकिन पहले वाले से डिफरेंट होगी। मीन्स पहले जो आईडी थी num1 की, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है, तो अभी जो आईडी बनेगी वो डिफरेंट होगी पहले वाले से। तो जब हमने ये किया तो num1 400 को पॉइंट करने लगा एक नई आईडी के साथ। तो मीन्स एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इसलिए जो हमारा इंटीजर, जो हमारे डेटा टाइप्स की लिस्ट थी, इंटीजर डेटा टाइप क्या था इम्यूटेबल, मीन्स इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और पुराना ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने num1 की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की तो पुराना ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक नई आईडी क्रिएट हुई उसकी। इसको हम मान लीजिए हम एग्जाम्पल के थ्रू पाइथन में देखते हैं। मान लीजिए हम num नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको वैल्यू मान लीजिए हम कुछ भी असाइन करते हैं, 5 कर दी मैंने वैल्यू असाइन। अभी हम देखते हैं उसका आईडी क्या है, उसका एड्रेस क्या है। मेमोरी में मैंने आईडी ऑफ num टाइप किया तो ये हमारे पास एक एड्रेस आ गया। अभी हम num की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। num = num + 5। तो मिस num की वैल्यू अभी तक 5 थी, तो हम उसकी वैल्यू चेंज करके 10 करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कर देते हैं, फिर हम लिखते हैं आईडी ऑफ num। अब हम देखेंगे जो num अब है वो किसे पॉइंट कर रहा है, किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लास्ट में 248 है और ये 328 है। मीन्स दोनों जो एड्रेस आए वो डिफरेंट आए। मीन्स एक जो पुराना ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 10 को, और num अब उसको पॉइंट कर रहा है। तो ये एड्रेस हमेशा डिफरेंट हो सकते हैं, एड्रेस की कोई वो नहीं है। जैसे मैंने जब एग्जांपल यहाँ पे दिया होगा तो एड्रेस ये आया होगा, लेकिन अभी वो एड्रेस डिफरेंट आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। जो हमने म्यूटेबल डेटा टाइप्स देखे थे, वो म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या थे, जिनकी वैल्यू में हम चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो एग्जांपल था लिस्ट और डिक्शनरी।
तो हम लिस्ट का एग्जांपल लेके देखते हैं। हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम 1 2 3 4 मान लीजिए हमने एलिमेंट्स डाले, फिर हम लिस्ट की आईडी निकालेंगे, फिर हम लिस्ट में कोई एलिमेंट को चेंज करके देखेंगे और फिर से लिस्ट की आईडी चेक करेंगे। अगर दोनों सेम आती हैं मीन्स हमने लिस्ट को चेंज किया लेकिन उसकी आईडी चेंज नहीं हुई, मीन्स लिस्ट म्यूटेबल है। तो मान लीजिए हमने लिस्ट 1 नाम से एक लिस्ट बनाई, हमने मान लीजिए 2 4 6 8 10, हमने इसमें 5 एलिमेंट लिए। अभी हम इसमें लिस्ट का एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस निकालते हैं लिस्ट 1, आईडी ऑफ लिस्ट 1, तो इसका एड्रेस ये आया। अभी हम इसके बाद हम लिस्ट में कुछ चेंजेस करते हैं। लिस्ट 1 इसका मान लीजिए मैं जो सेकंड एलिमेंट है उसको मैं चेंज करके 505 कर देता हूँ, और मान लीजिए इसका जो थर्ड एलिमेंट है उसको मैं चेंज करके 171 कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं लिस्ट हमारी लिस्ट में चेंजेस हो गए हैं कि नहीं। अभी हम देखते हैं लिस्ट 1 हमारी क्या है। तो पहला एलिमेंट 2 था वही रहा, जो सेकंड एलिमेंट उसको 4 से हमने चेंज करके 505 कर दिया। थर्ड एलिमेंट जो 6 था उसको हमने 171 कर दिया, और 8 और 10 एज इट इज रहे। अभी हम लिस्ट की आईडी देखते हैं कि हमारे लिस्ट 1 की आईडी देखते हैं, क्योंकि लिस्ट 1 को हमने चेंज किया, लेकिन देखते हैं कि उसका हमारा एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं। तो एड्रेस 2033 8088 2033 8088 दोनों एड्रेस सेम है। हमने लिस्ट में चेंजेस किए लेकिन हमारे जो एड्रेस आए दोनों सेम आए। इसका मतलब जो हमारा लिस्ट है वो क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप। अब हम देखते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, जब हम पाइथन प्रोग्राम्स में जब हमें कोई एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो हम टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि अगर हम लिखें कि x नाम का हमने वेरिएबल लिया इज इक्वल टू इनपुट इंटर अ नंबर, तो यहाँ पे हमने एक नंबर इनपुट करा रहे हैं। मान लीजिए जो नंबर इनपुट किया 7, और फिर हमने प्रिंट किया क्या, नंबर जो x था इंटू 3। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हमने नंबर 7 इनपुट किया, 7 इंटू 3 क्या होगा 21, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आया 777। तो हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू इनपुट इंट, इसको इंटर नंबर। यहाँ पे हम एक नंबर इनपुट कराएंगे कीबोर्ड के थ्रू और उसको हम x में असाइन करेंगे। हमने डबल कोट नहीं लगाया है। हमने नंबर इनपुट किया, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 नंबर इनपुट कर रहा हूँ। फिर मैं प्रिंट x मल्टीप्लिकेशन बाई 4, तो हमने नंबर इनपुट किया था 5, हम उसका 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट आया 5555, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए था 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। इसका रीज़न क्या है कि जब हम इनपुट के थ्रू कुछ भी इनपुट कराते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू, तो वो हमारा इनपुट फंक्शन उसको रिटर्न करता है एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जब हमने 5 इनपुट कराया तो 5 यहाँ पे नंबर नहीं था, एक स्ट्रिंग थी। तो स्ट्रिंग इंटू 4, तो उसने स्ट्रिंग को उतनी बार वो कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो स्ट्रिंग को जब हम किसी नंबर से जब हम प्रिंट कराते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने x में मैंने एक स्ट्रिंग ली इंडिया, और जब हम x इंटू 5 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उस स्ट्रिंग को उतनी बार वो प्रिंट कर दें, इंडिया 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 इंडिया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई, जब हमने x में कोई एक नंबर इनपुट कराया तो नंबर क्या था, हमने तो नंबर इनपुट कराया, लेकिन इनपुट क्या रिटर्न करता है हमेशा, एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 5 क्या थी, एक स्ट्रिंग थी, और स्ट्रिंग इंटू 4, तो उसने
4 टाइम्स वो स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। तो इसी के लिए जब हम किसी एक डेटा टाइप को, यहाँ वो डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग, जब हम किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके लिए टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप था, उसे हमें नंबर में चेंज करना है। तो हमें इसके लिए लिखना होगा यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इंट, यहाँ पे हमने x के आगे अभी ये इंट करके फंक्शन लिख दिया। अब हम नंबर इनपुट करा रहे हैं, मान लीजिए 5, फिर अब हम प्रिंट कराते हैं x इंटू 4, हमारा रिजल्ट आ गया 20। अब क्योंकि अब जो हमने इनपुट किया वो हमें इंटीजर में कन्वर्ट होके मिला, तो अब हमारा रिजल्ट आ गया 20। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग को, यहाँ पे हमने इंट से स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया, इसी तरीके से हम स्ट्रिंग की जगह फ्लोट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, स्ट्रिंग को फ्लोट में। जैसे यहाँ पे हमने फ्लोट लिख दिया, इंटर नंबर मान लीजिए 3.14, पाई की वैल्यू मैंने इनपुट की। अब हम इसको मान लीजिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट आ गया 9.42। यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी हमने उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो ये होता है टाइप कास्टिंग। यहाँ पे भी एग्जांपल में मैंने वही दिखाया हुआ है कि भाई एक नंबर लिया, फिर हमने उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया फ्लोट को, फिर हमने स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट किया और फिर उसका रिजल्ट प्रिंट किया। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू।